एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरबीएस बाजार। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। 10th क्लासेस में आ गए हैं आप, अपनी 10th क्लास में प्रमोट हो गए, 9th से 10th में आ गए। ओके, सो यार काफी अच्छा लग रहा होगा आपको कि भाई अब 10th में आ गए, तो एक सीरियस जो होते हो अब आप आपकी क्लास को लेके सीरियस हो गए होंगे यार, पढ़ाई को लेके कि भाई अब 10th में आ गए, इस साल बोर्ड है, सीरियस हो जाता हूँ। देखो यार, बोर्ड काफी इजी एग्जाम होते हैं, बस इसको लोगों ने बना रखा है कि काफी डिफिकल्ट होते हैं। हमें एक राइट पाथ फॉलो करना होता है, एक राइट स्ट्रेटेजी। समझ रहे हो किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। अभी अप्रैल में आप लोगों का बैच स्टार्ट हो जाता था, बट अभी अप्रैल में निकल गया है, जून है, और जून भी अभी तक निकला नहीं है। अभी आपके पास 15 से 20 डेज बाकी हैं, जून के भी 15 डेज तो मान के चलो, 15 डेज आप लोगों के पास बाकी हैं। तो यार आज मैं आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स लाई हूँ, इन पॉइंट्स को आपको फोकस रखना है यार, ठीक है। इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है जब आप पढ़ने बैठो। इन पॉइंट्स को खोलो कि भाई मुझे इस स्ट्रेटेजी से पढ़ना है, मुझे इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो वो पॉइंट्स में लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए, क्लास 10th वालों के लिए, क्लास 10th आरबीएससी स्टूडेंट्स। ओके, सो देखो कैसे क्या करना है। पहला पॉइंट तो ये है, बी सुपर पॉजिटिव। सुपर पॉजिटिव रहना है, ठीक है। सुपर पॉजिटिव मतलब आपको ये नहीं सोचना है कि मैं नहीं कर सकता हूँ या मुझसे नहीं हो पाएगा। सुपर पॉजिटिव रहना है, हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा, और मैं अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको पॉजिटिव रहना है, ओके। ऐसा नहीं सोचना मैं नहीं कर सकता हूँ यार, मैं तो आज तक कभी करा नहीं है, कभी मेरे 60% से कभी 50% से ऊपर आए नहीं है, तो अब शायद आए ना आए, ऐसा कभी मत सोचना। बस हमें थोड़ा 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 रोज पढ़ते हुए जाना है। आपको याद है, एक मटकी बूंद बूंद से भरती है, तो यार हमें हमारे छोटे छोटे एफर्ट्स डाल के हमारे मटके को भरना है, हमारे दिमाग में छोटे छोटे एफर्ट्स डाल के हमारे दिमाग को भरना है। क्लियर? अब देखो क्या होना है। बी सुपर पॉजिटिव क्लियर हो गया। आपको सुपर पॉजिटिव रहना है, ये सोचना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा या मैं करूंगी। क्लियर? नेक्स्ट इज सेकंड पॉजिटिव, फॉरगेट योर पास्ट। अपने पास्ट को भूल जाओ, आपने कल क्या किया था, आपने लास्ट क्लास में क्या किया था, सब कुछ भूल जाओ। आज एक माइंडसेट बनाओ कि हाँ मैं करूंगा, मेरे को करना है, मेरा गोल अचीव करना है। ये क्लास 10th वालों बच्चों के लिए वीडियो, ठीक है। ये भूल जाओ मैंने 9th में क्या करा था, मैंने 9th में पढ़ाई करी थी या नहीं करी थी, मैंने अपने ऑनलाइन टेस्ट थे वो किस तरीके से दिए थे, मैंने उनमें बुक से कॉपी करी थी या नहीं करी थी, या मैंने अभी तक के मेरे सारे एग्जाम्स कैसे गए हैं, उन सबको हमें भूलना है। अब हमें फोकस करना है कि भाई अब हमारी 10th क्लास कैसी जानी चाहिए। क्लियर? तो क्या करना है आपको, अपना बी सुपर पॉजिटिव रहना, अपना पास्ट भूल जाना है कि भाई मैंने पिछले साल क्या करा था, या मैंने कल तक मैं क्या कर रहा था, वो सब मुझे भूल जाना है। कल तक मैं फोन चला रहा था तो मुझे फोन को साइड में रख देना है, मुझे फोन से कोई लेना देना नहीं है। एक साल तक, केवल एक साल के लिए छोड़ना, उसके बाद शायद आपके करियर के लिए जो आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट जो होगा ना, फर्स्ट यूनिट टेस्ट चाहे आपका हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, आपकी करियर की तरफ आपका पहला स्टेप होगा। समझ रहे हो? जो आपका करियर है, जो आप आगे जाके लाइफ में कुछ अचीव करने वाले हो, उसकी तरफ आपका पहला स्टेप होगा। तो हमें इस बार हमारे यूनिट टेस्ट पे भी फोकस करना है, प्री बोर्ड्स जो होंगे उस पर फोकस करना है, हाफ ईयरली पे फोकस करना है, क्योंकि मे भी अगर आपके बोर्ड्स नहीं हो पाते हैं तो आपको इनके बेसिस पे मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो सुनो, क्लियर हो गया? बी सुपर पॉजिटिव, फॉरगेट योर पास्ट। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, प्रिंट आउट योर सिलेबस। अपना सिलेबस देखो कि मेरे क्या क्या सिलेबस में है, मेरे सिलेबस में क्या क्या है। सिलेबस के बाहर तो ना पेपर बनेगा, ना आज तक बना है और ना बनेगा। तो सिलेबस प्रिंट आउट कराओ। सबसे पहले गूगल पे जाओ, सर्च करो आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस, उसको सिलेबस को उठाओ और उससे पढ़ना स्टार्ट करो। सिलेबस मेन है, ठीक है। सिलेबस के बाहर ना ही पेपर बना है आज तक और ना ही बनेगा, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलेबस पे फोकस रखना है सिर्फ। ओके, सिलेबस पे फोकस रखो, सिलेबस के अलावा कुछ भी मत पढ़ो। तुम्हें अगर अपना मार्क्स अचीव करने हैं, तुम्हें सिर्फ अभी 10th में मार्क्स चाहिए, तुम्हारा यही टारगेट होगा कि भाई मैं 10th में अच्छा स्कोर कर सकूं, तो उसके लिए क्या करो, सबसे पहले सिलेबस प्रिंट आउट कराओ। सिलेबस प्रिंट आउट कराना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिलेबस प्रिंट आउट कराना काफी इंपॉर्टेंट है। एक डायरेक्शन मिलेगी तुम्हें यार कि भाई मुझे किस डायरेक्शन में काम करना है, मुझे किस फील्ड में, मतलब मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है, मेरी आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी। भाई मेरा ये 3 पेज का सिलेबस है, केमिस्ट्री सॉरी साइंस का ये है, इंग्लिश का ये है, हिंदी का ये है। तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई ये टॉपिक्स हैं, मुझे ये टॉपिक्स कवर करते हुए चलने हैं। कई बार होता है कि हम टॉपिक्स वाइज नहीं पढ़ते हैं और हम एग्जाम में जाके बोलते हैं कि सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस आया है। आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा, वो सिलेबस के साथ पढ़ोगे, एक भी पॉइंट, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं सेल्फ नोट्स। सेल्फ नोट्स क्या होता है? सेल्फ नोट्स यार देखो, ट्यूशन वाले आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगी, आपके स्कूल टीचर्स आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, बट जो सेल्फ नोट्स जो होते हैं, खुद के बनाए हुए नोट्स, अभी से तुम्हें आदत डालनी पड़ेगी यार खुद के नोट्स बनाने की। ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हें तीसरा पर्सन आके तुम्हें नोट्स दे देगा तो तुम उसके नोट्स पढ़ लोगे, नहीं, खुद के नोट्स बनाना सीखो। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे
यूपीएससी करोगे या किसी भी आरएस आईएएस जिसके लिए भी आप प्रिपेयर करोगे अपने आप को, कोई भी एग्जाम हुआ यार वो, चाहे तुम नीट की प्रिपरेशन करो, तुम चाहे जेई की प्रिपरेशन करो, खुद के नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। खुद के नोट्स में क्या फ्रीडम होती है, खुद के नोट्स को हम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। खुद के नोट्स तुम्हें ना तुम्हारे टीचर्स को दिखाने, ना तुम्हारे ट्यूशन टीचर को दिखाने, ना मुझे दिखाने हैं, किसी को नहीं दिखाने। खुद के नोट्स सिर्फ तुम्हें देखना है। तो तुम्हारे नोट्स तुम्हें समझ में तो आने चाहिए। तुम उसमें चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, तुम्हें जिस लैंग्वेज में लिखना है तुम उस लैंग्वेज में लिखो। कई बार क्या करो, कुछ नोट्स बनाते हो ना तुम, तो अपने खुद के नोट्स में एक फ्रीडम होती है, तुमने कुछ भी इस टाइप से बना दिया है तो तुम्हें याद रहेगा कि भाई मैंने उस पेज पे कुछ इस टाइप से बनाया था। इसी के पास तुम बोर्ड में गए, तुम्हें कुछ भी तुमसे पूछा गया पावर की यूनिट, अब तुमने पावर की यूनिट के पास ऐसा कुछ बना रखा, तुम्हें याद आ जाएगा पावर की उस पेज पे यार पावर की यूनिट लिखा हुआ था, उसके पास मैंने कुछ इस तरीके का एक डायग्राम बनाया हुआ था, इस तरीके का एक बच्चा बनाया हुआ था। तो तुम उसको विजुअलाइज करोगे, उस पेज को, जो तुमने पेज था जिसमें तुमने नोट्स लिखे, तुम उसको सोचने लगोगे हाँ भाई उसके साइड में ये था, ऊपर ये था, नीचे ये था, तुम्हें वो आंसर याद आने लगेगा धीरे धीरे। तो यार ये चीज़ें काफ़ी इफेक्ट करती हैं। आपके जो शॉर्ट नोट्स बनाओ, आप खुद के जो नोट्स बनाओगे काफ़ी अच्छा हेल्प करेंगे यार, वो आपकी खुद की लैंग्वेज में होंगे, उसमें जितने चाहे आप पॉइंट्स ऐड करो, जितने चाहे पॉइंट्स हटाओ, अपने हिसाब से बनाने होने कि भाई हाँ मैं इनको पढ़ सकता हूँ, इनको पढ़ के मैं अपने पेपर में जा सकता हूँ। अपने खुद के नोट्स बनाना सीखो, धीरे धीरे, एक दिन नहीं बनेंगे, 2 दिन नहीं बनेंगे, प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे किसी ना किसी दिन तो बनेंगे। ठीक है, शुरू करो यार, बस मेन तो यह है कि तुम्हें शुरू करना है, चाहे तुम्हारा बगल वाला क्या बोल रहा है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, बस तुम्हें शुरू करना है। शुरू करना सीखो किसी चीज़ को। शुरुआत कहाँ से होगी, जब तुमने सोच लिया है और तुमने ठान लिया है, तो शुरुआत वहीं से हो जाएगी तुम्हारे सेल्फ नोट्स बनाने की या किसी भी काम को करने की। क्लियर? अब देखो, सेल्फ नोट्स क्लियर कर दिया, खुद के नोट्स बनाओ। ओके, नेक्स्ट है एनसीईआरटी। अब आप लोगों का सिलेबस चेंज हो चुका है, आपके भी एनसीईआरटी आ गई है क्लास 10 में, काफ़ी अच्छी बात है। जो आपकी आरबीएससी की जो बुक्स थी उसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स हुआ करती थी, अब हम उनको खुद को सही नहीं कर सकते हैं। अब काफ़ी सारी चीज़ों से पुरानी दी गई हुई थी, कुछ एडिशनल चीज़ें जो थी। अब एनसीईआरटी आ गई है तो एनसीईआरटी बाय करो। अगर अभी शॉप्स नहीं खुल रही हैं, मोस्ट प्रोबेबली खुल गई होंगी, नहीं खुल रही है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा एनसीईआरटी डाउनलोड करने का, वहाँ से जाकर एनसीईआरटी बुक्स डाउनलोड करो, प्रिंट आउट करवा लो, किसी को जान पहचान है तो उससे प्रिंट आउट करवा लो। थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है बट शायद ये तुम्हारी लाइफ के लिए, मेन क्लासेस में शायद पैसे नहीं देखे जाते, इसमें ये देखा जाता है तुम क्या स्कोर कर रहे हो। क्लियर? और पैसे वैसे कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करते, क्या मैटर करता है तुम सीख कितना रहे हो। क्लियर? तो एनसीईआरटी पढ़नी है सिर्फ, एनसीईआरटी के अलावा कोई तीसरी बुक, रिफ्रेशर, एडवाइजर, काफ़ी सारी बुक्स आती हैं, एडवाइजर्स आती हैं अलग अलग, उसकी आती है, किसी संजीव की आती है, कुछ भी आती है, वो सब किसी को यूज़ नहीं करनी है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे कई बार होते हैं, बच्चे ये सोचते हैं कि यार हमारा टीचर हमें पेपर में क्या देगा, टीचर हमें एग्जाम में क्या देगा। मान लो आप यूनिट टेस्ट दे रहे हो, आप हाफ ईयर नहीं दे रहे हो, तो आप कई बार सोचते हो सर क्या देंगे हमें, सर क्या देंगे हमें पेपर में। क्या देते हैं वो वही चीज़ देंगे जो उन्होंने तुम्हें पढ़ाई है, जो तुम्हें पढ़ाया ही नहीं है वो तुम्हें कैसे दे सकते हैं। तो सर ने, टीचर ने जो नोट्स लिखाए ना, उनको देखो, उनको पढ़ के जाओ। तुम्हारे स्कूल टीचर ने जो तुम्हें बताया है, स्कूल टीचर कई बार कुछ चीज़ें पढ़ाते पढ़ाते बोल देते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में पूछी जाती है। लिखने से ज़्यादा सुनने पे फोकस करा करो क्लास में, लिखो कम, सुनो ज़्यादा। सुना हुआ ज़्यादा याद रहता है रेदर देन लिखा हुआ। लिखने से ज़्यादा सुनने पे फोकस करो, समझ रहे हो मेरी बात? लिखने से ज़्यादा सुनने पे फोकस करो। जो तुम्हारे टीचर्स तुम्हें कई बार बोल देते हैं बात करते हुए कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है, तो उसको तुम वहीं पे जाके मार्क कर लो ना, या उसके आगे 3-4 स्टार बना लो इस तरीके से कि भाई हाँ ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। इस तरीके का एक बंदा बना दो उसके आगे कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो रही है मेरी बात? ओके, एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केवल एनसीईआरटी फॉलो करनी है। साइंस में पूरी एनसीईआरटी करके जानी है, मैथमेटिक्स में पूरी एनसीईआरटी करके जानी है, सोशल साइंस में पूरी एनसीईआरटी करके जानी है, जो आपकी इंग्लिश है उसमें पूरी एनसीईआरटी करके जानी है, और हिंदी जो है उसमें पूरी एनसीईआरटी करके जानी है। एनसीईआरटी के अलावा एक भी बुक को हाथ नहीं लगाना है। क्लियर हो गई मेरी बात? सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ोगे, बुक्स पढ़ने की आदत डालो। ओके, एनसीईआरटी पढ़नी है सिर्फ और सिर्फ। तुम लेके आ जाओगे, अभी जाओगे तुम लेके आ जाओगे, एडवाइजर भर के ले आओगे इतना सारा बैग, और ले आओगे 3-4 हज़ार की बुक्स, नहीं पढ़ोगे तुम उनको, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, मैं बुक्स इस बुक से पढ़ूँ, इस बुक से पढ़ूँ, किस बुक से पढ़ूँ। 10 जगह से पढ़ने से बेटर है एक ही चीज़ एक ही जगह से 10 बार पढ़ना। 10 अलग अलग सोर्सेस से पढ़ने से बेटर है एक ही सोर्स से बार बार पढ़ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, डू नॉट स्किप डायग्राम्स एंड मैप्स। आपके सोशल साइंस में कई सारे मैप्स दिए गए होते हैं, बायोलॉजी में 10th वालों की बायोलॉजी होती है, कई सारे डायग्राम्स दिए गए होते हैं, उनको स्किप मत करना, बिल्कुल मत छोड़ के जाना। अगर आपके मान लीजिए बायोलॉजी से किसी भी रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आता है
मान लीजिए आपके फ्लावर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, उसके जो पार्ट्स होते हैं सेक्सुअल पार्ट्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो उसकी साइड में डायग्राम बना के आओ। उसने पूछा नहीं पूछा डजेंट मैटर, आपको उसकी साइड में डायग्राम बना के आना है ताकि आपका आंसर और उभर के दिखे उसको। यार टीचर आपका डायग्राम और आपकी लेबलिंग देख के समझ जाए, वो आपका डायग्राम दिखेगा, आपने जो लिखा हुआ है उससे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, आपका डायग्राम दिखेगा। आपने डायग्राम में सही लेबलिंग करिए तो हो सकता है वो आपका आंसर पढ़े बिना आपको मार्क्स दे दे, क्योंकि वो ये सोच सकता है कि यार इसको डायग्राम आता है, इसको डायग्राम की लेबलिंग आती है, तो उसने आंसर प्रॉपरली लिखा होगा। समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आप कैसे क्या किस चीज पे मेन फोकस करना है। इन पॉइंट्स को लिख लेना एक पेज पे और उसको चिपका लेना अपने जहां भी चिपकाना है। जिस नोटबुक का आप रोज खोलते हो उसके आगे लगाओ, अपनी जहां डेस्क पे पढ़ते हो उसके सामने चिपकाओ। इनसे क्या होगा, आप जब पढ़ने बैठोगे तो आपको एक डायरेक्शन मिलेगी कि हाँ भाई मुझे इन चीजों का ध्यान रखते हुए पढ़ना है। और यार ये जो सिलेबस वाली चीज है इसको आज ही कर लो, 1-2 दिन में जब भी बेस्ट तुम्हें लगे इसको कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे नहीं करते हैं ये, बट तुम्हें मैंने बता दिया है किस तरीके से तुम्हें चलते जाना है आगे, तो ये चीज पे फोकस करना है, ठीक है। अब तुम चाहे आरबीएससी से हो, एनसीईआरटी चल रही तो एनसीईआरटी पे फोकस करो, उसके अलावा तीसरी बुक के हाथ मत लगाना, दूसरी बुक के, सॉरी। डू नॉट स्किप डायग्राम्स बता दिया है मैंने, अगर आपने डायग्राम बना दिया होगा तो आपका वो बिना टीचर बिना पढ़े आपको राइट आंसर भी आपका करेक्ट कर सकता है, क्योंकि आपका डायग्राम इतना इफेक्टिव होगा, उसको पता चल जाएगा डायग्राम देती कि इस बच्चे को डायग्राम भी आता है, इसकी लेबलिंग भी आती है, तो उसने आंसर बिल्कुल सही लिखा हुआ होगा तो आपको डायरेक्ट मार्क्स दे देगा। तो डायग्राम का काफी अच्छा रोल होता है, तो डायग्राम सारे बना के देखना, क्लियर। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं, एक इस तरीके का एक पेज होता है A4 साइज शीट, इसके अंदर तुम अपना जो भी चैप्टर है ना उसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, या फिर तुम पूरे एक चैप्टर को एक पेज में कैसे समेट के लिख सकते हो, वो सब चीजें। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उससे उस लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से बनाया है शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं और कैसे बनाने हैं, किस किस चीज के कैसे बनाने हैं। तो ये शॉर्ट नोट्स जो है आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है लिंक, उससे देखना, चेक करना किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनते हैं, ठीक है। इस पेज में क्या होगा ना यार, जब आप अपने बोर्ड्स देने जाओगे, अब आप जानते हो कि आपका एक ही साइंस का जो टेस्ट होगा उसके बीच में आपको 2 से 3 दिन का टाइम मिलेगा। 2 से 3 दिन में 14 से 15 चैप्टर रिवाइज करना काफी बड़ी बात है, काफी बड़ा हो जाएगा। अब आप एक एक पेज थोड़ा ना पलटोगे आपके नोट्स के, क्या उस टाइम क्या काम आएगी ये शॉर्ट नोट्स। इन पेजों को देखोगे, इसमें देखोगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवाइज करोगे कि हाँ भाई पावर की डेफिनेशन ये होती है, वर्क की डेफिनेशन ये होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, तुम अपने आप रिकॉल करने लगोगे कि वर्क की यूनिट क्या होती है। नहीं आ रही है तुम्हें तो तुम नोट्स खोल के देखोगे, ये चीज में काम आएगा वो तुम्हें, ये शॉर्ट नोट्स। तो ये तुम्हें कब काम आएंगे, जब तुम्हारे बोर्ड्स होंगे, जब तुम्हारे एकदम टीचर अनाउंस नहीं कर देता है कल तुम्हारा इस चैप्टर का टेस्ट होगा, सरप्राइज टेस्ट, तो क्या करोगे, इस पेज को पढ़ के चले जाओगे, काफी हेल्प करेंगे। खुद के आंसर्स बनाना सीखो यार, रटे हुए आंसर्स तो कोई भी लिख देता है, टीचर उस चीज पे उस चीज को ज्यादा वो देता है अहमियत, तुमने खुद से बना के क्या लिखा है, तुमने खुद से जो 3 इडियट्स मूवी देखी होगी आई होप सब बच्चों ने। 3 इडियट्स मूवी में क्या था कि जो रटे हुए होते, मतलब वो जो थे उसमें 2 कैरेक्टर्स, एक तो जो आंसर रटता था और एक जो आंसर समझता था, कंसेप्ट्स को दिमाग में बिठाता था और अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख के आता था। अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख के आने के ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। अब चाहे यार साइंस है, साइंस में कोई तुम्हारी ग्रामर चेक नहीं करेगा, साइंस में वो ये चेक करेगा कि भाई तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट हुआ है या नहीं। जो अच्छा टीचर होगा वो यही चेक करेगा कि तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो ये रटे हुए आंसर्स लिखना छोड़ दो, अब खुद के आंसर्स बनाना सीखो, क्लियर। तो क्लियर कर दिया मैंने तुम्हें, ये शॉर्ट नोट्स भी बता दिया है। शॉर्ट नोट्स की कहाँ देखोगे, डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, वहां जाके देखना शॉर्ट नोट्स कैसे बनेंगे। नेक्स्ट है फॉर्मूला शीट। मैथ्स में तुम्हें फॉर्मूला शीट बनानी है। तुम्हारे मैथ्स में एक चैप्टर है मेंसुरेशन, उसमें तुम्हें सारी चीजें मतलब उसमें तुम्हें स्क्वायर का फॉर्मूला, उसका सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, वो सब चीजें हैं, तो उसको एक पेज पे लिखो, फॉर्मूलों को सबको एक पेज पे लिखो। इस तरीके से करना है तुम्हें। मैथ्स में तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 है, उसमें जितने मैक्स टू मैक्स फॉर्मूले हैं लिख लिए पेज पे, ठीक है। अब क्या करोगे, इस पेज को लोगे, अपनी एनसीईआरटी लोगे, उसकी एक्सरसाइज लोगे, उसको सॉल्व करना शुरू करोगे, देखोगे भाई यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होगा, ओके चलो मैं इसको करके देखता हूँ। इस तरीके से तुम्हें अपनी अब प्रिपरेशन को करना है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। क्लियर हो गया, फॉर्मूला शीट बनानी है आप सबको। नेक्स्ट आ जाते हैं, फॉर्मूला शीट बता दिया है। फॉर्मूला शीट और शॉर्ट नोट्स का वो दोनों एक ही वीडियो में मैंने इंक्लूड कर दिया था, तो वो चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एंड नेक्स्ट है इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग भी काफी अच्छा इफेक्ट डालती है। एक बच्चा है जिसकी हैंड राइटिंग काफी खराब है और वो एग्जाम में लिख के आया है, और आपकी राइटिंग काफी अच्छी है। मान लीजिए 10 कॉपी एक एग्जामिनर चेक कर रहा है, और अगर आपकी राइटिंग एकदम इम्पैक्ट डाल दे उसके ऊपर, तो क्या होगा यार, टीचर देख के एकदम खुश हो जाएगा। अपने आंसर से एकदम प्रॉपर लिखे, प्रॉपर गैपिंग छोड़ी है, फुल स्टॉप लगाया है प्रॉपर नीचे,
मान लीजिए आपने एक आंसर लिख दिया है कोई सा भी, ठीक है, इसके आगे आप नीचे लाइन खींच के आए हो, फिर यहाँ से आपने दूसरा आंसर शुरू करा है, ठीक है, तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा टीचर के ऊपर कि यार भाई इस बच्चे ने काफी एक सिस्टमेटिक वे में अपने आंसर्स को दिया है। तो यार ये सब जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो सब मैं सिखा दूंगी आपको। अभी आपको फोकस करना है आपकी हैंड राइटिंग पे। तो मैंने एक वीडियो और ये बना रखी है कि हाउ टू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, तो उसको भी एक बार देख लेना, काफी अच्छी वीडियो है, उसमें मैंने एक पॉइंट क्लियर कर दिया आपको हैंड राइटिंग इंप्रूव करने का। क्लियर? तो हैंड राइटिंग पे भी ध्यान देना है आपको। हैंड राइटिंग ऐसी हो कि टीचर भी समझ जाए और आप भी समझ जाओ, काफी अच्छी। अभी टाइम है यार, धीरे धीरे स्टार्ट करोगे, एक 3 से 4 हफ्ते लगते हैं राइटिंग इंप्रूव होने में, थोड़ा सा धीरे धीरे लिखोगे तो अभी तुम्हें कोई जल्दी नहीं है, तुम्हारे स्कूल अभी 1 से 1.5 महीने तो खुलने वाले नहीं है, तो काफी टाइम है, तो अपनी जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ इन पे ध्यान दो। क्लियर? नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। आज ही जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रिंट आउट कराओ, सबके मत कराओ, अभी केवल साइंस और मैथ्स की कराओ, सिर्फ अभी इनकी कराओ, धीरे धीरे करा लेना तुम्हें जो कराने बाद में। साइंस और मैथ्स की कम से कम प्रीवियस 5 ईयर तक के तो करवा लो, 2015-14 तक के तो करा लो, इससे ऊपर के रहने दो, अभी इतना तो कराओ। इससे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड पूछे जाते हैं, बिल्कुल रिपीटेड पूछे जाते हैं, तो हम उनको करेंगे ना, तो क्या होगा उससे हमारी एक तो, अगर आप बोर्ड में अगर आप गए एग्जाम देने, आपने वो आंसर दिखा तो आप उसका फटाक से आंसर लिख दोगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी करने हैं यार, उनको देखो, चैप्टर खोलो, चैप्टर पढ़ा तुमने, फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया मान लो, तो उसके बाद क्या करोगे, तुम उसको खोलो, प्रीवियस ईयर को देखो, उसमें देखो कि भाई प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, उन क्वेश्चन को लगाओ, इस तरीके से अपने प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है। बाकी तो और वीडियो बनती रहेंगी डिटेल में, बट अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी प्रिंट कराओ और इनको चेक करो, उनको एनालाइज करो यार, खुद से एनालाइज करना सीखो तुम। नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट अंडर एस्टिमेट एनी सब्जेक्ट। बच्चे कई बार होते हैं केवल सिर्फ मैथ साइंस पढ़ते रहेंगे, सोशल साइंस को थोड़ी उनको टफ लगती है तो उसको हटा देंगे एक तरफ, उसको बोलेंगे कि इसको बाद में पढ़ेंगे। हिंदी इंग्लिश में क्या है, हिंदी इंग्लिश हम बाद में कर लेंगे। हिंदी इंग्लिश को पहले करना सीखो यार, हिंदी इंग्लिश में तुम कम पढ़ के ज्यादा मार्क्स ला सकते हो, ये सोचो। जितना टाइम तुम साइंस या मैथ्स को दोगे, उतना टाइम अगर तुमने हिंदी और इंग्लिश को दिया तो तुम्हारी परसेंटेज सोचो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। तो किसी भी सब्जेक्ट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि भाई यार ये तो इजी सब्जेक्ट है, मैं इसको आराम से कभी भी कर लूंगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सब सब्जेक्ट को बराबर वेटेज देके चलो, और हो सके तो इंग्लिश हिंदी को थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा टाइम दे सकते हो, हल्का नहीं है, तुम इसको अगर रोज आधा घंटा भी दोगे ना, मोर देन इनफ। क्लियर? तो किसी भी सब्जेक्ट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। नेक्स्ट है 12th पॉइंट, पार्टिसिपेट इन को करिकुलर एक्टिविटीज। कई बार क्या होता है जब हम क्लास 10th या 12th में चले जाते हैं, तो हम किसी भी स्कूल में जो भी, मान लीजिए ग्रुप डांस होता है, ग्रुप सॉन्ग होता है, सोलो डांस, सोलो सॉन्ग्स या स्पोर्ट्स जो भी होते हैं, हम उसमें पार्टिसिपेट करना छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि यार हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारी स्टडीज इफेक्ट होंगी, नहीं होती है इफेक्ट यार, स्टडीज इफेक्ट नहीं होती हैं बिल्कुल भी। थोड़ा सा यार हमें एक एनवायरनमेंट मिलता है, उससे हमारी क्या होती है, हमारी स्किल्स डेवलप होती है इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करने से। तो ऐसा कभी मत सोचना कि मैं अगर इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करूंगा, अगर मैं स्पोर्ट्स खेलने लग गया या फिर मैं स्कूल की किसी भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने लग गया तो मेरी स्टडीज़ अफेक्ट होंगी, नहीं होंगी। आपको करना है इसमें पार्टिसिपेट, इससे क्या होगा, आपकी स्किल्स डेवलप होंगी। आने वाले टाइम में आपको आपके मार्क्स से जज नहीं करा जाएगा, आपको आपके कॉन्फिडेंस लेवल से, आपका दिमाग की सोच क्या, आपके दिमाग की सोच क्या है, आप किस लेवल तक का सोच सकते हो, इसके बेसिस पे आपको अब आइडेंटिफाई, आपको मतलब एक तरह से कहते हैं ना, आपको उस तरह की अहमियत मिलेगी। आपको अब ये चीज़ नहीं देखी जाएगी कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, अब ये चीज़ देखी जाएगी कि आप कितना अब उस जॉब के लिए आप कितने एप्लीकेबल, आप कितने सही हो उस जॉब के लिए, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। ठीक है, क्लियर कर दी मैंने पार्टिसिपेट इन को करिकुलर एक्टिविटीज, आपको करना चाहिए। ओके, एंड नेक्स्ट है डू नॉट वेस्ट योर टाइम। कई बार होता है ना, अभी छुट्टियां चल रही तो बच्चे सोचते हैं चलो कोई कॉमेडी वीडियो देख ली जाए, कोई गेम की वीडियो देख ली जाए, ऐसा नहीं करना है। अब सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करना है कि भाई आप यूट्यूब चला रहे हो या आप किसी भी सोशल साइट्स को यूज़ कर रहे हो तो कहीं आप उसमें टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हो अपना। अभी जिस पीरियड में आप हो 10th क्लास, काफ़ी डिस्ट्रैक्शन आती हैं, तो हमें उन डिस्ट्रैक्शंस को हटाते हुए आगे बढ़ना है। जो मतलब जो गॉड है वो भी यही सोचते हैं कि यार मैं इस बंदे को पूरी डिस्ट्रैक्शंस देता हूँ, अब यार ये बंदा उस डिस्ट्रैक्शंस में उलझ जाता है या फिर उनको साइड में रखते हुए आगे बढ़ता है।
तो यार अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, किसी भी डिस्ट्रैक्शन में नहीं उलझना है। कोई भी डिस्ट्रैक्शन आती है काट दो, तलवारें लो और दोनों तरफ डिस्ट्रैक्शन आती है काट दो डिस्ट्रैक्शंस को, समझ गए। तो क्या करना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट है मेक टाइम टेबल। अब देखो कई बार क्या होता है, हम टाइम टेबल बनाते हैं, भाई बहुत अच्छा टाइम टेबल बना रहे हैं, ये टाइम टेबल बना रहे हैं, ठीक है ठीक है, ये टाइम टेबल बनाया है आपने। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें लिखेंगे भाई 1 से 2 में खाना खाऊंगा, डिनर लंच करूंगा। तो इस तरीके से आप उसमें लंच और अपने जो भी आप स्पोर्ट्स जो भी आप खेलते हो वो सब इन चीज़ें इंक्लूड करोगे। ऐसा नहीं करना है। ये सब बातें कहने में अच्छी लगती हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं, बट करने में ये अप्लाई नहीं हो पाती हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आप मान लो सुबह उठते हो तो आपको किस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाना है। इस तरीके से मैं 7 से 8 और 8 से 9 तक पढ़ूंगा, बस इस तरीके का अपना एक टाइम टेबल बनाना है। इसमें लिख लो तुम पढ़ोगे साइंस, और मैं आपको ये बता नहीं रही टाइम टेबल फॉलो करना है, आपको इस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाना है। नेक्स्ट दिन की बात कर लो, दिन में आप लिख लो 1 से 2, 2 से 3 पढ़ूंगा मैथ्स, ठीक है। नेक्स्ट तुम सोच लो शाम को पढ़ लेंगे, शाम का क्या है, शाम को देख लो 7 से 8, 8 से 9 पढ़ूंगा मैं सोशल साइंस, ठीक है, सोशल साइंस पढ़ूंगा। इस तरीके का अपना टाइम टेबल बनाओ। ऐसा नहीं कि तुम उसमें लिख रहे हो कि भाई मैं 1 से 2 बजे तक खेलूंगा, 3 से 4 टीवी देखूंगा, टीवी ये सब चीजें इंक्लूड नहीं करनी, खाना वाना, केवल ये टाइम इंक्लूड करो कि भाई इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ना है। उसके बाद मैं चाहे टीवी देखूं चाहे फोन चलाऊं, डजंट मैटर, बस मुझे इन 6 घंटे पढ़ना है। क्लियर हो गया टाइम टेबल किस तरीके से बनाना है। नेक्स्ट स्टडी डेली, डू नॉट स्किप इवन अ सिंगल डे। तुम चाहे दिन में 1 घंटा पढ़ो, चाहे आधा घंटा पढ़ो, चाहे 2 घंटे पढ़ो, बट रोज पढ़ो, एक भी दिन स्किप मत करो। चाहे आज तुम 2 घंटे पढ़ो, कल तुम्हारे पास टाइम नहीं, कल तुम सिर्फ आधा घंटा ही पढ़ो, बट पढ़ो, ओके। अगर हमने एक भी दिन हमारे दिमाग को रेस्ट दे दिया ना, तो अगले दिन ये सोचता है चल यार आज भी मस्ती कर लेते हैं, कल से पढ़ेंगे। एक भी दिन स्किप मत करो, रोज पढ़ो, रोज, ठीक है। चाहे तुम आधा घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, बट रोज पढ़ो। तो यार ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे आपको, काफी अच्छे पॉइंट्स हैं ये, इनको लिख लेना है एक नोटबुक पे। अगर अभी तक नहीं लिखे हैं तो वीडियो को पॉज करो, नोटबुक लाओ, फटाफट से इन पॉइंट्स को लिखो, आगे मैं और चीजें बताने वाली हूँ, ठीक है। लिखो इनको सबसे पहले, स्क्रीनशॉट ले लो इसको एक बार। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो रेड पेन से लिखा होगा, आप सोच रहे होगे ये क्या लिखा हुआ है, बी कंसिस्टेंट एंड डिटरमिनेंट। कंसिस्टेंट काम करना है यार, ऐसा नहीं सोचना है कि भाई 1 दिन का ब्रेक ले लूँ, 2 दिन का ब्रेक ले लूँ। छोटा छोटा एफर्ट्स डालो रोज, छोटे से शुरू करो यार, एक दिन बड़ी चीज बन जाती है। छोटे छोटे एफर्ट्स रोज डालो और अपने जो गोल है ना यार उसके लिए डिटरमिनेंट रहो यार, कि हाँ मुझे ये करना ही है, कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे ये करना ही है। बी कंसिस्टेंट एंड डिटरमिनेंट, इस चीज को तुम चाहो तो अपने कहीं भी लिख सकते हो, काफी इफेक्टिव चीजें हैं यार ये, कंसिस्टेंट एंड डिटरमिनेंट, ठीक है। नेक्स्ट है सिंपली थिंक एंड एक्ट मोर इफेक्टिवली। आराम से बैठो, थोड़ा सोचो यार कि भाई मैं कितना पढ़ सकता हूँ, मेरी कैपेबिलिटी क्या है, तो मेरी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग मेरे को कैसे कैसे आगे पढ़ना है, वो चीज़ फ़र्क पड़ेगी यार, ठीक है। तो आराम से बैठो, थोड़ा सोचो कि भाई मुझे कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से मैं अपनी आगे की स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, ठीक है। किसी पे डिपेंड नहीं रहना है यार। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो, उनको अगर कोई पढ़ाएगा नहीं ना तो भी वो पढ़ेंगे, समझ लो। अगर उनको कोई पढ़ाने वाला नहीं है या तो उनको स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे तो वो फिर भी पढ़ेंगे। बट कुछ बच्चे होते हैं जो प्रोकास्टिनेशन पे, टालने पे ज़्यादा बिलीव रखते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि यार स्कूल में तो पढ़ा नहीं रहे, स्कूल में पढ़ाएंगे तब पढ़ लूँगा। स्कूल वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे कितने मार्क्स आने वाले हैं, उनको उनकी फ़ीस से मतलब है, वो उनकी फ़ीस लेंगे, बाकी तुम्हारा देख लो। तो समझ गए, सोचो, थोड़ा बैठो, आराम से अपने आप को टाइम देना सीखो। आजकल हम इतने बिजी हो गए हैं, आजकल आजकल तो यूट्यूब पे शॉर्ट्स चल रहा है, तो उनको देखते जाते हैं, स्क्रॉल करते जाते हैं, मतलब टाइम वेस्ट हो रहा है फुल्ली। थोड़ा दो टाइम खुद को देना सीखो। मेक एन एक्शन प्लान, खुद के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाओ, एक प्लान फॉलो करो यार, एक प्लान बनाओ कि भाई मुझे इस प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। क्लियर? तो यार आई होप मैंने आपको इस लेक्चर में दुनिया भर का ज्ञान दे दिया होगा, जो अब मेरे को नहीं लगता कि अब कोई बच्चा गलती करना चाहिए 10th क्लास में RBSC का। तो यार आप लोगों के साथ तो मैं पूरे साल हूँ, जैसे पढ़ना चाहते हो वैसे पढ़ो, अपने हिसाब से पढ़ो। कोई दूसरा पर्सन तुम्हें नहीं पढ़ा रहा है तो पढ़ने वाले बच्चे फिर भी पढ़ते हैं फिर भी पढ़ेंगे वो। तो अपनी हेल्थ का भी थोड़ा ख्याल रखो, अभी कोविड चल रहा है तो प्लीज़ घर से बाहर मत निकलो, घर के अंदर रहो, अपने पेरेंट्स को बोलो जो भी आपको चाहिए,
एसेसरीज और बुक्स वगैरह जो भी चाहिए। अगर नहीं मिल रही है आसपास तो डिस्क्रिप्शन में NCERT का लिंक होगा, बाकी कुछ वीडियोस के लिंक होंगे, उनको देखना अच्छे प्रॉपर से, काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस है। ओके, सो बाय गाइस एंड हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। ओके, बाय।